रात को बड़े जोर की आंधी चली। सेक्रेटेरिएट के लॉन में खड़ा जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सुबह जब माली ने देखा तो इसे मालूम पड़ा कि उस पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया। सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। कुछ ही मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के इर्द गिर्द मजमा इकट्ठा हो गया। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। एक क्लर्क बोला, इसकी जामुन कितनी रसीली होती थी। दूसरा क्लर्क बोला, मैं फलों के मौसम में झोला भर के ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुन कितनी खुशी से खाते थे। तीसरे क्लर्क ने दुखी होते हुए कहा, मगर ये आदमी। माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, यह आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा। इतना भारी तना जिसकी पीठ पर गिरे वह बचेगा कैसे। दूसरा चपरासी बोला, नहीं, मैं जिंदा हूँ। दबे हुए आदमी ने बहुत मुश्किल से कराहते हुए कहा, जिंदा है। एक क्लर्क ने हैरत से कहा, पेड़ को हटाकर इसे निकाल लेना चाहिए। माली ने मशवरा दिया, मुश्किल मालूम होता है। एक और मोटा चपरासी बोला, इस पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या मुश्किल है। माली बोला, अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली बुलाकर चपरासी और क्लर्क जोर लगाकर पेड़ के नीचे से दबे आदमी को निकाल सकते हैं। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एकदम बहुत से लोग उस पेड़ को हटाने पर तैयार हो गए। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से मशवरा करके आता हूँ। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा। डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा। एक फाइल बन गई। फाइल चलने लगी। फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन गुजर गया। दोपहर को खाने पर दबे हुए आदमी के इर्द गिर्द बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने मामले को अपने हाथ में लेना चाहा। वह हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बगैर पेड़ को खुद से हटाने की तैयारी कर रहे थे कि इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया। बोला, हम लोग खुद से इस पेड़ को यहाँ से नहीं हटा सकते। हम लोग वाणिज्य विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ का मामला है जो कृषि विभाग के कब्जे में है। इसलिए मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके महकमाए जिरायत में भेज रहा हूँ। वहाँ से जवाब आते ही इसे हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन महकमाए जिरायत से जवाब आया कि पेड़ हटवाने की जिम्मेदारी महकमाए तिजारत पर लागू होती है। यह जवाब पढ़कर महकमाए तिजारत को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी महकमाए जिरायत पर ही लागू होती है। महकमाए तिजारत का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब भी आया। हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सुपुर्द कर रहे हैं क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिर्फ अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने का अधिकार रखता है। जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, इसलिए पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकार क्षेत्र में आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। हालांकि लॉन के चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं कोई कानून को अपने हाथ में न ले और पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश न करे। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को रहम आ गया और उसने माली को दबे हुए आदमी को
खाना खिलाने की इजाजत दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कि कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को गौर से देखकर कहा, हैरानी की बात है कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस हो तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उसे खबर कर देने की कोशिश करूँगा। मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली अफसोस जाहिर करता हुआ वहाँ से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण भी। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी अदबी मिजाज का आदमी मालूम होता था। इसने लिखा था, हैरत है, इस समय जब पेड़ उगाओ स्कीम बड़े पैमाने पर चल रही है, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ काटने का मशवरा देते हैं, वह भी एक फलदार पेड़ को, जामुन के पेड़ को, जिसका फल लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। हमारा महकमा किसी हालात में इस फलदार पेड़ को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता है तो इस आदमी को काट कर निकाला जाए। यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को बीच में से यानी कि धड़ के मुकाम से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल आएगा और आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने एहतजाज किया। यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। आदमी को काटने का प्रस्ताव पेश करने वाले ने पुरजोर एहतजाज किया। आप जानते नहीं हैं, आजकल प्लास्टिक सर्जरी के जरिए धड़ के मुकाम पर इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। अब फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन इस पर एक्शन लिया और जिस दिन फाइल मिली उसने उसी दिन इस महकमे का सबसे काबिल प्लास्टिक सर्जन तहकीकात के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोलकर उसकी सेहत देखकर खून का दबाव, सांस की अंदोरफ्त, दिल और फेफड़ों की जांच की रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक सर्जरी का ऑपरेशन हो सकता है और ऑपरेशन कामयाब भी हो जाएगा, मगर आदमी मर जाएगा। लिहाजा यह प्रस्ताव भी रद्द कर दी गई। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी की कौर डालते हुए उसे बताया, अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि सेक्रेटरिएट के सारे सेक्रेटरियों ने मीटिंग की है। इसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है कि सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर आहिस्ते से बोला, हमने माना कि तगाफूल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबाई, हैरत से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने आहिस्ते से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क को और क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़े ही अरसे में सेक्रेटरिएट में यह बात फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोग झुंड बनाकर शायर को देखने के लिए आने लगे। इसकी खबर शहर में फैल गई और शाम तक मोहल्ले मोहल्ले से शायर जमा होना शुरू हो गए। सेक्रेटरिएट का लॉन भांति भांति के शायरों से भर गया। सेक्रेटरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक जिन्हें अदब और शायर से लगाव था रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी गजलें और नज़में सुनाने लगे। कई क्लर्क इससे अपनी गजलों पर सुधार लेने के लिए जिद करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी शायर है, तो सेक्रेटरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया
कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक शायर है, लिहाजा इस फाइल का ताल्लुक न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है न हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। कल्चरल डिपार्टमेंट से गुजारिश की गई कि जल्द से जल्द इस मामले का फैसला करके बदनसीब शायर को इस छांव वाला पेड़ से रिहाई दिलाई जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट से गुजरती हुई अदबी अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी वक्त अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरीट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम शायर हो? इसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। क्या तखल्लुस करते हो? अवश्य अवश्य, सेक्रेटरी जोर से चीखा। क्या तुम वही हो जिसका शायरी संग्रह अवश्य के फूल हाल में ही प्रकाशित हुआ है? दबे हुए शायर ने इस बात में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। हैरत है, सेक्रेटरी जोर से चीखा। इतना बड़ा शायर, अवश्य के फूल का लेखक, और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है। उफ उफ, कैसी गलती हो गई हमसे। कितना बड़ा शायर और कैसे गुमनामी के कोने में दबा पड़ा है। गुमनामी के कोने में नहीं, बल्कि एक पेड़ के नीचे दबा हुआ। बुराहे करम, मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन जाकर उसने अपने महकमे में रिपोर्ट पेश की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा शायर के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खाओ। हमारी सरकारी अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय समिति का मेंबर चुन लिया है। यह लो परवानाए इंतखाब। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह काफी तकलीफ में है। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा। जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया है, बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दिला सकते हैं। अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम यह भी कर सकते हैं। मैं अभी जिंदा हूँ, शायर रुक रुक कर बोला। मुझे जिंदा रखो। सरकारी अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, देखो मुसीबत यह है कि हमारा महकमा सिर्फ कल्चर से मुताल्लुक है और इसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है, अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कि कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था, लेकिन दबे हुए आदमी की सेहत जवाब दे रही थी। वह किसी न किसी तरह अपनी जिंदगी से लड़े जा रहा था। कल तक, सुबह तक, किसी न किसी तरह से इसे जिंदा रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरे कुल्हाड़ी लेकर पहुँचे तो पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम यह हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया है कि इस पेड़ को न काटा जाए। वजह यह थी कि इस पेड़ को 10 साल पहले हुकूमती पटोनिया के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लॉन में लगाया था। अब यह पेड़ अगर काटा गया तो इस बात का शदीद अंदेशा था कि हुकूमती पटोनिया से हमारे ताल्लुकात हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क गुस्से से चिल्लाया। दूसरी तरफ दो हुकूमतों के ताल्लुकात का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, और यह भी तो समझो कि हुकूमती पटोनिया हमारी हुकूमत को कितनी इमदाद देती है। क्या हम इनकी दोस्ती की खातिर एक आदमी की जिंदगी को भी कुर्बान नहीं कर सकते? शायर को मर जाना चाहिए। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया, आज सुबह वजीर आलम बाहर मुल्कों के दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे महकमा खारजा इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वह फैसला देंगे वही सबको मंजूर होगा। शाम 5 बजे खुद सुपरिटेंडेंट शायर की फाइल लेकर
उसके पास आया। अरे सुनते हो? आते ही खुशी से फाइल हिलाते हुए चिल्लाया, वजीर आजम ने पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस वाक़ये की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है। कल वह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस मुसीबत से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल मुकम्मल हो गई। सुपरिटेंडेंट ने सायर के बाजू को हिलाकर कहा, मगर सायर का हाथ सर्द था, आंखों की पुतलियां बेजान थीं और चींटियों की एक लंबी कतार उसके मुंह में जा रही थी। उसकी जिंदगी की फाइल भी मुकम्मल हो चुकी थी।